नमस्कार दोस्तों, मैं तेवर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम कक्षा 10 के विज्ञान विषय के प्रश्न पत्र 2018 के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और इसमें प्रश्न संख्या 19 से लेकर 26 तक को सॉल्व करेंगे और ये वीडियो भाग संख्या 3 है। इससे पहले हमने भाग संख्या 1 और 2 बनाया है, उसमें क्वेश्चन नंबर 1 से लेके हम 18 तक सॉल्व किया है और आज 19 से लेके 26 तक को सॉल्व करेंगे। तो आइए इसमें सबसे पहले 19वां नंबर देखते हैं। 19वां नंबर क्वेश्चन देखिए, इसमें कह रहा है कि पुष्प की अनुदैर्ध्य कार्ड का चित्र बनाइए और उसमें निम्नलिखित भागों को दर्शाइए। एक जो पुष्प यानी फूल होते हैं उसका चित्र हमें बनाना है। उसमें हमें परागकोश को दिखाना है, वर्तिकाग्र को दिखाना है और अंडाशय को दिखाना है। तो मैं स्क्रीन में इसका आंसर दे दूंगा, आप लोग देख लीजिए और ऐसे चित्र पेपर में बना के आइएगा अगर पेपर में ये क्वेश्चन आता है तो। ठीक है, तो ये चित्र मैं दे दूंगा स्क्रीन में, आप लोग देख लीजिए और इस प्रकार से बनाने की कोशिश कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए थोड़ा कॉपी में इसको बना के। अगला क्वेश्चन है, वायवीय तथा अवायवीय श्वसन में क्या अंतर है। देखिए, वायवीय और अवायवीय श्वसन में अंतर स्क्रीन में देखिए, इसका आंसर है। सबसे पहले वायवीय श्वसन में देखते हैं। स्क्रीन में देखिए, इसमें पहला ऑप्शन है वायवीय श्वसन में ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है वायवीय श्वसन, और अवायवीय श्वसन ऑक्सीजन के आवश्यकता नहीं होती है इसमें। दूसरा पॉइंट, वायवीय में ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण के फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड व जल बनता है, और अवायवीय में क्या होता है, पूर्ण ऑक्सीकरण नहीं हो पाता है, अतः अल्कोहल या लैक्टिक अम्ल तथा CO2 बनती है। तीसरा पॉइंट, वायवीय श्वसन में सभी जीवों में सामान्य रूप से पाया जाता है। अवायवीय श्वसन में केवल कुछ पौधों, कुछ जंतुओं में या उनके विशेष ऊतकों में होता है। ठीक है, तो इसमें से ये तो 3 पॉइंट हो गए और छोटे पॉइंट और भी हो सकते हैं। जैसे 5वां नंबर पॉइंट, ऊर्जा की काफ़ी मात्रा निकलता है इसमें से, और अवायवीय में क्या होता है, ऊर्जा की कम मात्रा निकलता है। तो आप लोग कम से कम 4 पॉइंट याद कीजिए इसमें से, और अगर 6 याद कर सकते तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कम से कम 4 पॉइंट इसमें याद कीजिए। ठीक है, तो ये आंसर आप देख लीजिए स्क्रीन में जो आंसर दे रखा है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन इसमें 20 का ख नंबर, इसमें कह रहा है आयोडीन युक्त नमक के उपयोग की सलाह क्यों दी जाती है। जो आयोडीन युक्त नमक होता है ये उपयोग की सलाह क्यों दी जाती है। तो देखिए, इसका आंसर स्क्रीन में मैं दे रहा हूँ। इसमें क्या होता है कि जो थायराइड ग्रंथि होता है, थायराइड ग्रंथि से थायरोक्सिन हार्मोन स्रावित होता है। थायरोक्सिन हार्मोन्स में लगभग 65% आयोडीन होता है। थायरोक्सिन शरीर में ऑक्सीकारक उपापचय को नियंत्रित करके ऊर्जा उत्पादन और उपापचय दर को बढ़ाते हैं और जीवन की रफ्तार को बनाए रखता है। आयोडीन की कमी के कारण थायरोक्सिन का स्रवण कम होता है। जैसे शरीर में जब भी आयोडीन की कमी हो जाता है तो उसमें से क्या होता है, थायरोक्सिन हार्मोन्स कम स्रावित होता है, और थायरोक्सिन हार्मोन्स की कमी से क्या होता है, जड़वामांतर रोग होता है, मिक्सिडीमा होते हैं, घेंगा रोग होते हैं, ये सब रोग हो जाते हैं। ठीक है, घेंगा रोग आपको पता ही होगा, गले के यहाँ पे थोड़ा सूज जाता है, इस प्रकार के घेंगा रोग हो जाते हैं। तो इसलिए हमारे शरीर में आयोडीन की कमी ना हो, इसलिए हमें क्या कहते हैं, डॉक्टर कहते हैं कि आयोडीन युक्त नमक के उपयोग की सलाह देते हैं, ताकि ये आयोडीन की कमी से थायरोक्सिन हार्मोन्स का स्रवण कम ना हो। थायरोक्सिन हार्मोन्स नियमित मात्रा में स्रावित होते रहना चाहिए। ठीक है, तो इसका आंसर स्क्रीन में दे दिया, इसको देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है, मानव पाचन तंत्र का स्वच्छ चित्र बनाइए, इसमें निम्नलिखित भागों को दर्शाइए। एक मानव पाचन तंत्र का एक चित्र बनाना है, इसमें आमाशय, यकृत, बड़ी आंत, इन सबको दर्शाना है। तो मैं इसका चित्र स्क्रीन में दे दूंगा, आप लोग इसको देखिए और प्रैक्टिस कीजिए ये बनाने की। ठीक है, पेपर में आ सकता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, अथवा में है, मानव श्वसन तंत्र का स्वच्छ चित्र बनाइए तथा इसमें निम्नलिखित भागों को दर्शाइए। देखिए, मानव श्वसन तंत्र का एक चित्र बनाना है, यानी सांस लेने से संबंधित। इसमें फुफ्फुस है, श्वास नली है, डायफ्राम है। ठीक है, इन सब को हमें दर्शाना है। तो इसका भी आंसर मैं स्क्रीन में दे दूंगा, आप लोग वहाँ से देख लीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन इसमें देखिए, फिजिक्स से है ये वाला क्वेश्चन, न्यूमेरिकल। एक विद्युत बल्ब में 220 वोल्ट 100 वाट अंकित है, इसका प्रतिरोध क्या होगा। देखिए, V इक्वल्स टू क्या दे रखा है, 220 वोल्ट दे रखा है, और जो वाट है नहीं, शक्ति का मात्रक वाट होता है। तो इसमें कह रहा है कि जो प्रतिरोध R है वो क्या होगा। तो देखिए, फॉर्मूला जो होता है वो होता है P इक्वल्स टू
वी स्क्वायर अपॉन आर होता है। यहाँ पे वैल्यू रख देंगे, पी की वैल्यू 100 रखेंगे, वी की वैल्यू 220 का होल स्क्वायर और आर हमें फाइंड करना है। ये इसको सॉल्व कर लेते हैं। 220 गुणा 220 बट्टे 100, 0 से 0 कट जाएगा, इस 0 से इस 0 को काट देंगे। तो आर बराबर जब 22 को 22 से गुणा करेंगे तो इसका जो आंसर आ जाएगा ये 484 आ जाएगा। जब इसको 22 से 22 को गुणा करेंगे 484 ओम आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के 2 गुण लिखिए। देखिए जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती हैं इनके जो 2 गुण होते हैं, इसका आंसर मैं स्क्रीन में दे रहा हूँ, इसमें देख लीजिए। इसमें मैं 5 गुण को दिखा रहा हूँ, लेकिन इसमें से आप कोई 2 गुण लिख सकते हैं। जैसे इसमें होता है जो चुंबक के बाहरी बल रेखाओं की जो दिशा होती है वो उत्तरी ध्रुव से लेकर दक्षिणी ध्रुव की ओर होती है, और चुंबक के अंदर इसकी जो दिशा होती है वो दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर होती है। इस प्रकार ये क्या बनाता है, एक बंद वक्र बनाता है। दूसरा जो है चुंबकीय बल रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करता है। तीसरा जो होता है चुंबकीय बल रेखा कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती, क्योंकि एक दूसरे को अगर वो काटेगी तो एक ही बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की 2 रेखा दिशाएं हो जाएंगी, जो कि असंभव है। किसी स्थान पर चुंबकीय बल रेखाओं की सघनता उस स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होते हैं। यानी जहाँ पे चुंबकीय बल रेखा ज़्यादा होती है वहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता भी बहुत ज़्यादा होती है। और 5वां है एक समान चुंबकीय क्षेत्र की चुंबकीय बल रेखा परस्पर समांतर एवं बराबर दूरियों पर होता है। इन पॉइंटों को आप याद कर लीजिए, और इसमें से 2 पूछा है तो कोई से भी 2 अपने हिसाब से छोटा जो लगे वो आप कर सकते हैं, लेकिन आप लोग 5 याद कीजिए, क्योंकि लॉन्ग आंसर में क्या पता ऐसा आ जाए कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के 4 गुण लिखिए, तो उसमें 4 लिखना पड़ेगा। तो आप लोग इसमें ज़्यादा से ज़्यादा याद कीजिए। अगर कम आता है तो ठीक है, और ज़्यादा आता है तब भी आप लिख देंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें न्यूमेरिकल है 23वां नंबर क्वेश्चन। कह रहा है कि 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर 4 सेंटीमीटर लंबी वस्तु रखी है। प्रतिबिंब की स्थिति, आकार व प्रकृति बताइए। देखिए इसमें क्या क्या दे रखा है। 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी F दे रखा है, 20 सेंटीमीटर की दूरी पर 4 सेंटीमीटर लंबी वस्तु, यानी वस्तु की जो दूरी है दर्पण से वो 20 सेंटीमीटर है। ठीक है, और वस्तु की जो लंबाई है वो 4 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं जो जो दिया हुआ है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे दे रखा है जो प्रतिबिंब की ऊंचाई दे रखा है। सबसे पहले लिख लेते हैं फोकस दूरी। फोकस दूरी दे रखा है 15 सेंटीमीटर, चूंकि ये अवतल दर्पण है इसलिए माइनस का आएगा। वस्तु की दूरी यू होता है वो 20 सेंटीमीटर, हमेशा वस्तु की दूरी माइनस होता है क्योंकि वस्तु हमेशा दर्पण के सामने ही रखी जाती है। और वस्तु की जो ऊंचाई है वो h है, वस्तु की ऊंचाई यहाँ पे 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हमें बताना है प्रतिबिंब की स्थिति यानी v बताना है, और प्रतिबिंब का आकार बताना है, h डैश बताना है, और एक बताना है उसकी प्रकृति। प्रकृति का मतलब ये कैसा है, उल्टा बन रहा है, सीधा बन रहा है, ये बताना है। ठीक है, तो इसमें एक होगा प्रकृति, ये भी हमें बताना है। तो आइए इसको शुरू करते हैं। अवतल दर्पण है तो दर्पण के सूत्र से यहाँ पे लिखेंगे, दर्पण के सूत्र से। देखिए दर्पण का जो सूत्र होता है वो 1/f = 1/v + 1/u होता है। अब देखिए फोकस दूरी 1/-15 = v, यहाँ पे हमें ज्ञात करना है, प्लस u यहाँ पे क्या दे रखा है, -20 दे रखा है। इसको हमें सॉल्व करके v लाना है। तो 1/-15 = 1/v प्लस माइनस 1/20, ये इधर चला जाएगा। ठीक है, 1/-15, ये माइनस का है तो इधर आके प्लस का हो जाएगा 1/v। इसको सॉल्व करेंगे एलसीएम लेके, लेकिन इनका जो एलसीएम आ जाएगा, इसका एलसीएम आ जाएगा हमारा 60। 15 के बार में 60 कितने बार में, 4 बार में, 4 × 4, माइनस का 4 आ जाएगा। सब एलसीएम आता ही होगा। अब इसको जब भाग करेंगे तो 3 आ जाएगा, तो इस प्रकार से इसको लिखेंगे। इसको जब सॉल्व करेंगे तो माइनस का 1/60 = 1/v, जब तिरछे गुणा कर देंगे तो v = -60 सेंटीमीटर। यानी ये जो प्रतिबिंब बनेगा, प्रतिबिंब की जो स्थिति है ये दर्पण के सामने बनेगा। ठीक है, दर्पण के सामने, क्योंकि माइनस में है तो दर्पण के सामने बनेगा, और दर्पण के पीछे अगर बनता तो भी प्लस में आ जाता है। ठीक है, तो माइनस में है तो यहाँ पे लिख दीजिएगा एक लाइन कि जो वस्तु का प्रतिबिंब होगा वो दर्पण के सामने 60 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। अब इसमें बात करते हैं h डैश की। ठीक है, इसमें h डैश भी निकालना है तो इसको निकाल लेते हैं। देखिए दर्पण के जो आवर्धन का सूत्र होता है m = h'/h होता है। h डैश प्रतिबिंब की ऊंचाई और h बिंब यानी वस्तु की ऊंचाई बराबर
माइनस भी अपॉन यू, भी प्रतिबिंब की दूरी और यू वस्तु की दूरी होता है। तो हमें इसको लेके चलना है, एच डैश हमें ज्ञात करना है और एच किताब में दे रखे हैं 4 सेंटीमीटर है वस्तु की ऊंचाई। माइनस भी अभी हमने ज्ञात किया है, माइनस का 60 ज्ञात किया है और यू दे रखा था माइनस का 20। माइनस से माइनस काट देंगे, इसको सॉल्व कर लेते हैं। एच डैश बराबर यहाँ पे 60 माइनस का 60 बट्टे 20 और ये 4 इधर गुणा में हो जाएगा, ठीक है। 2 0 से 0 कट जाएगा, 2 दूनी 4, तो एच डैश इक्वल्स टू 6 दूनी 12, ठीक है। यानी जो प्रतिबिंब की ऊंचाई होगी वो माइनस का 12 सेंटीमीटर होगी और प्रतिबिंब माइनस में आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे माइनस में आ रहा है तो ये उल्टा बनेगा। कैसे बनेगा? उल्टा। अगर ये प्लस में आता, देखिए जब ऐसे दर्पण होता है, ठीक है, तो जब प्रतिबिंब बनता है, अगर प्रतिबिंब ऐसे बनता है तो वो पॉजिटिव होता है और प्रतिबिंब अगर नीचे की तरफ बनता है तो वह नेगेटिव होता है। तो इससे पता चल रहा है कि ये उल्टा बनेगा, ठीक है। तो इसका प्रकृति क्या होगी? उल्टी होगी, प्रतिबिंब की प्रकृति उल्टा बनेगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष से क्या अभिप्राय है? इस दोष का कारण तथा संशोधन बताइए। देखिए जो निकट दृष्टि दोष होता है, इसका आंसर मैं स्क्रीन में दे रहा हूँ, इसमें देखिए। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है कि वस्तुओं को, निकट की वस्तुएं तो साफ दिखाई देती है, लेकिन एक दूर की वस्तु, एक निश्चित दूरी से आगे की वस्तुएं साफ दिखाई नहीं देती है। तो ऐसे दोष को निकट दृष्टि दोष कहते हैं। हमेशा याद रखिए, जो दोष कहा जाता है, जैसे निकट दृष्टि दोष है तो इसमें निकट की वस्तुएं साफ दिखाई देगी, लेकिन एक निश्चित दूरी से आगे की वस्तुएं वहाँ पे साफ दिखाई नहीं देती है, ठीक है। और ऐसा ये क्यों होता है? क्योंकि इसका जो कारण है, ऐसा नेत्र गोलक की लंबाई बढ़ने के कारण होता है। और इस दोष का जो निवारण होता है, निवारण अवतल लेंस का प्रयोग करके इसको दूर किया जा सकता है। तो ये मैं आंसर स्क्रीन में दे दूंगा, इसमें से आप लोग देख लीजिए। अगला क्वेश्चन 24 का है, पर्यावरण के किन्हीं 2 अजैव घटकों के नाम लिखिए, ठीक है। इसमें जो पर्यावरण के 2 अजैव घटक है, इसका आंसर मैं स्क्रीन में दे रहा हूँ। देखिए इसमें से हमें उसको डिटेल में नहीं लिखना है। इसमें पर्यावरण के जो अजैविक घटक होते हैं वो अकार्बनिक, कार्बनिक और भौतिक घटक 3 होते हैं। तो इसमें से सिर्फ इनके नाम लिखना है कि अकार्बनिक घटक, कार्बनिक घटक, भौतिक घटक। इसके बारे में मत लिखिएगा क्योंकि 1 नंबर में आया है तो उतना लॉन्ग लिखना नहीं है, बस हमें लिखना है कार्बनिक घटक, अकार्बनिक घटक और भौतिक घटक। इसमें से 2 लिखने के लिए बोला है तो 3 मैंने बता दिया है, स्क्रीन में देखिए। इसके बारे में मत लिखिएगा क्योंकि 1 नंबर में आया, सिर्फ इसका नाम बताइएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन अब करते हैं इसमें। अगला क्वेश्चन है, नाभिकीय संलयन से आप क्या समझते हैं? उदाहरण देकर समझाइए। इसका आंसर भी मैं स्क्रीन में दे रहा हूँ, वहां से देख लीजिए। नाभिकीय संलयन से आप क्या समझते हैं? तो देखिए जब 2 हल्के नाभिक परस्पर जुड़कर एक भारी नाभिक का निर्माण करता है तो इसे हम नाभिकीय संलयन कहते हैं। और इस क्रिया में उत्पन्न ऊर्जा नाभिकीय विखंडन से उत्पन्न ऊर्जा से कहीं अधिक होता है, बहुत ज़्यादा ऊर्जा निकलती है इसमें। इसका भी आंसर मैं दे रखा हूँ, इसमें उदाहरण में आप देख लीजिए, उदाहरण भी है इसके साथ, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 25 का, समजातीय श्रेणी क्या है? उदाहरण सहित समझाइए। देखिए समजातीय श्रेणी को कहीं कहीं सजातीय श्रेणी भी कहा गया है। तो इसका आंसर मैं स्क्रीन में दे रहा हूँ, वहाँ से आप लोग देख लीजिए। जो समजातीय सजातीय श्रेणी होते हैं, ये कार्बन यौगिकों का एक ऐसा समूह होता है जिनकी संरचनाएं तथा रासायनिक गुण एक समान होते हैं तथा जिनके साथ किन्हीं 2 यौगिकों के आणविक सूत्रों में एक निश्चित अंतर होता है, ठीक है। और इसका आंसर मैं स्क्रीन में दे रहा हूँ, यहाँ से आप लोग देख लीजिए। और इसमें जो लिखा है एल्केनों की सजातीय श्रेणी, इसमें से सब लिखने की जरूरत नहीं है। मेथेन, एथेन, प्रोपेन 3 लिख दीजिए, उदाहरण के लिए इतना काफ़ी है, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा नहीं लिखना है, नंबर के हिसाब से लिखना है क्योंकि ये 2 नंबर का है तो उस हिसाब से हमें लिखना है। अगला क्वेश्चन है इसमें, एस्टरीकरण क्या है? रासायनिक समीकरण सहित समझाइए। इसका आंसर भी स्क्रीन में देखिए। जो एस्टरीकरण होता है, ये अल्कोहल तथा कार्बोक्सिलिक अम्ल की परस्पर अभिक्रिया के फलस्वरूप जल के अतिरिक्त जो यौगिक बनता है उसे एस्टर कहते हैं तथा इस अभिक्रिया को एस्टरीकरण कहते हैं। तो देखिए स्क्रीन में आंसर दे रहा हूँ। इसमें एथेनॉल और एथेनॉइक अम्ल जब आपस में अभिक्रिया कर रहा है सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में, तो एथिल एथेनॉइट बनता है और जाके जल प्राप्त होता है, ठीक है। तो इसको आप याद कर लीजिए और पेपर में ऐसे लिखिएगा जैसे इसमें लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन है 26 का, एक धातु तथा एक अधातु का नाम लिखिए जो सामान्य तापमान द्रव अवस्था में पाई जाती है। देखिए धातु में पारा या मरकरी होता है, पारा हिंदी में कहा जाता है, मरकरी इंग्लिश में कहा जाता है। और अधातु में ब्रोमीन Br2, ठीक है। इसका आंसर ये दोनों होगा। जो धातु होंगे वो पारा है और अधातु ब्रोमीन है। तो आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।